हम शहर की बैरूनी दीवार के साथ बहने वाली नहर के पास पहुंच गए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे थे। एक जगह दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। हम जल्दी से एक तरफ अंधेरे में छुप कर बैठ गए। जब वो गुजर गए तो उठकर आगे चल पड़े। गुलाम रसूल ने नहर के किनारे पर चढ़ते हुए कहा, वो सामने सीवरेज पाइप की सुरंग है, क्या तुम्हें नजर आ रही है? मैंने गौर से नहर के किनारे को तकते हुए कहा, हाँ। आप सुरंग के बिल्कुल सामने जो दो लकड़ी के खोखे हैं उनके दरमियान देखो, वहां मेरा आदमी जीप में बैठा है। मैंने उधर देखा तो वहां अंधेरे में मुझे एक जीप खड़ी नजर आई। मैं इसे भी देख रहा हूँ। गुल खान को लेकर तुम सीधा इस जीप में आ जाओगे, आगे हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो, टारगेट तुम्हारे सामने है। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और चंद कदम चलने के बाद रात के अंधेरे में नहर में उतर गया। सुरंग का पाइप वाला थाना मेरे सामने था। मैं सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में दाखिल होते ही सीमेंट के बड़े पाइप पर इस तरह बैठ गया जिस तरह आदमी घोड़े पर बैठता है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं सुरंग में आगे बढ़ रहा था, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सुरंग के अंदर हवा मरतूब और बोझिल थी। ऑक्सीजन इतनी नहीं थी जितनी सुरंग के बाहर थी। चुनाचे मेरा सांस अपने आप थोड़ा सा तेज हो गया। उस वक्त मैं जम्मू शहर की गुंजान हिंदू आबादी की जमीन के नीचे था। मुझे सिर्फ एक ही डर था कि कहीं आगे जाकर सुरंग बंद न हो जाए, यानी सीवरेज का पाइप दीवार में घुसकर आगे चला गया हो और किसी आदमी के आगे जाने का रास्ता बंद हो। मैं दोनों हाथ पाइप पर रखकर अपने जिस्म को आगे घसीट लेता था। एक मकाम पर पहुंचकर बाएं जानिब मुड़ गया, जहां मेरे चेहरे के साथ मकड़ियों के कितने ही जाले चमट गए। मैंने एक मकड़ी को अपने गाल पर तेजी से ऊपर को जाते महसूस किया। मैंने जल्दी से हाथ मारकर उसे मसल डाला। आगे बहुत जाले थे, बल्कि जालों का जाल बना हुआ था। मुझे पहले इन जालों को हाथों से हटाना पड़ता था। फजा में ऑक्सीजन की मजीद कमी हो गई थी। मैं मुंह खोलकर सांस लेने लगा। सुरंग कुछ दूर जाकर मजीद तंग हो गई। मिट्टी गीली थी और पाइप उसमें आधा डूबा हुआ था। मैं पाइप पर बैठकर आगे चलने लगा। एक जगह मुझे ताज़ा हवा का एहसास हुआ, जहां ऊपर किसी जगह हवादान लगा हुआ था जो अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि मुझे अपना हाथ नजर नहीं आ रहा था। दो तीन कॉकरोच पतलून के अंदर मेरी पिंडलियों पर चढ़ गए। मैंने उन्हें वहीं कुचल दिया। मैं काफी दूर सुरंग के अंदर आ गया था, मगर अभी तक वो जगह नहीं आई थी जहां ऊपर सूरज का ढकना था और जहां से मुझे बाहर निकलना था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। एक दफा पाइप घूम गया, उसके बाद पाइप सीधा हो गया। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था। सीमेंट के पाइप से ही मैं समत का अंदाजा लगा लेता था। लटकते हुए जाले इसी तरह मेरे चेहरे पर आते और मैं उन्हें हाथों से हटाता जाता। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी अंधेरी कब्र में चला जा रहा हूं। अगर मुझे इस किस्म की मुशक्कतों की तरबियत न मिली होती और मैं सख्त जान न हो गया होता तो यकीन करें या तो मैं बेहोश हो जाता या खौफ के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। मगर मैं अपने हवास को अपने काबू में रखकर पूरे हौसले और जब्त के साथ पाइप पर आगे खिसक रहा था। अब पाइप बिल्कुल सीध में जा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि सुरंग थोड़ी कुशादा हो गई है। मैंने अंधेरे में अपने दाएं बाएं हाथ चलाए। पहले मेरे हाथ सुरंग की दीवारों से टकरा जाते थे, अब ऐसा न हुआ। मैंने एक बाजू लंबा करके हाथ आगे बढ़ाया तो मेरा हाथ दीवार की गीली मिट्टी से टकराया। गर्मी की वजह से मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया था। मैं पाइप पर बैठा खिसक रहा था कि अचानक मैं एक दूसरे पाइप से टकरा गया और वहीं रुक गया। हाथ से टटोल कर देखा, ये पाइप ऊपर की तरफ चला गया था। जरूर ये कोई सुराख था जिसमें से पाइप के अंदर की गैस बाहर निकल रही थी। मैं पाइप के पहलू से रेंग कर आगे निकल गया। आगे दोबारा पाइप पर बैठ गया। 5-6 मिनट चला हूंगा कि आगे दीवार आ गई। मैं समझ गया कि मैं टारगेट पर पहुंच गया हूं। मैंने सामने वाली दीवार को हाथ से टटोला। मेरे दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। दीवार के बिल्कुल साथ लगी लोहे की सीढ़ी ऊपर जा रही थी। ये वो जगह थी जहां ऊपर मेन होल का ढक्कन था। इसका मतलब ये था कि मैं जमीन के अंदर ही अंदर रेंगता हुआ इंटरोगेशन सेंटर की दीवार के नीचे पहुंच गया था। मैंने मुंह ऊपर उठाकर देखने की कोशिश की। ऊपर कुछ दिखाई न दिया। मैंने अल्लाह का नाम लिया और लोहे के जीने को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। 6-7 जीने चढ़ने के बाद मेरा सर छत से टकराया। मैंने एक हाथ छत पर फेरा। ये लोहे का ढक्कन था। मुझे इस ढक्कन को उठाकर मेन होल से बाहर निकलना था। ये काम खतरनाक था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ऊपर क्या सूरत हाल है। ये भी हो सकता था कि ऊपर कोई सिपाही ना हो, और ये भी हो सकता था कि जिस सिपाही को मैंने दूरबीन से जहां गश्त लगाते हुए देखा था वो मेन होल के पास आकर खड़ा हो गया हो। अगर मैंने ढक्कन को ऊपर की जानिब उठाया और उसकी आवाज पैदा हुई तो डोगरा सिपाही होशियार हो जाएगा और राइफल का रुख मेन होल की तरफ कर देगा। मैं अंदर ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता था। वक्त बहुत कीमती था। अभी मेरे सामने पूरा ऑपरेशन पड़ा था। मैंने दोनों हाथों से ढक्कन को जरा ऊपर उठाया तो मुझे किसी के कदमों की आवाज करीब आती सुनाई दी। मैंने हाथ नीचे कर लिए। इतना मुझे मालूम हो गया था कि ढक्कन सख्ती से नहीं जमा हुआ, क्योंकि मेरे जरा से जोर लगाने से वो अपनी जगह से हिल गया था। ये भारी बूटों की आवाज थी। यकीनन डोगरा सिपाही गश्त की ड्यूटी पर था। भारी बूटों की चाप मेरे ऊपर से होती हुई आगे निकल गई।
उस प्योगरे को वापस भी आना था। मैं लोहे के जीने के साथ लगा रहा। बोझल फजा की वजह से मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैं सांस रोक नहीं सकता था। सिपाही के बूटों की आवाज एक बार फिर करीब आई और मेरे ऊपर से होकर दूसरी तरफ चली गई। मैंने कान लगा रखे थे। बूटों की आवाज दूर जाकर गायब हो गई। मेरे लिए यही एक मौका था। मैंने दोनों हाथों की मदद से मेन होल के ढक्कन को ऊपर उठाया और बड़े आराम से आवाज पैदा किए बगैर एक तरफ रख दिया। फौरन गर्दन बाहर निकाली और माहौल का जायजा लिया। मैं इमारत की पहली मंजिल के बाहर उस जगह पर था जो मुझे गुलाम रसूल ने दूरबीन के जरिए दिखाई थी। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मैं मेन होल से बाहर निकला और ढकना दोबारा सुराख के ऊपर रखा और रेंगता हुआ दीवार की दूसरी तरफ अंधेरे में चला गया जहां पौधे उगे हुए थे। मैं उस तरफ देख रहा था जिस तरफ सिपाही गश्त करने गया था। वो खुदा जाने कहाँ चला गया था, वापस नहीं आ रहा था। मैंने सामने उस दरवाजे पर नजरें जमाई जिसकी सीढ़ियां नीचे टॉर्चर चैम्बर्स के तहखानों की तरफ उतरती थीं। यह दरवाज़ा छोटा और मेहराबदार था। उसे मैंने मस्जिद की छत पर बैठकर दूरबीन से भी देखा था। दरवाज़ा बंद था। गश्त लगाने वाला डोगरा सिपाही शायद उधर कहीं जाकर बैठ गया था या हो सकता है सो गया हो, लेकिन मुझे यही ख्याल करना था कि वो जाग रहा है और थोड़ी देर बाद गश्त लगाता यहाँ पहुंच जाएगा। मैंने जेब में से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया। मेरे पीछे इंटरोगेशन सेंटर की दीवार थी और उसके पीछे उस पीले की ढलान थी जिसके ऊपर खारदार तारों की दीवार के साथ 3 डोगरा सिपाही पहरे की ड्यूटी दे रहे थे। उनकी तरफ मेरी पुश्त थी। एक बल्ब कुछ फासले पर दीवार के साथ लगा जल रहा था। उसकी रोशनी तहखाने के दरवाजे पर पड़ रही थी। ये रोशनी किसी बड़े खतरे का बायस बन सकती थी। अगर मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ और टीले के ऊपर जो डोगरी ड्यूटी पर हैं वो मुझे देख लेते हैं तो मेरा मिशन फेल हो सकता था। लेकिन मैं वहां ज्यादा देर बैठा भी नहीं रह सकता था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि तहखाने को जाने वाले दरवाजे पर अंदर से ताला लगा हुआ है या खुला है। ये मैं दरवाजे के पास जाकर उसे धकेल कर ही मालूम कर सकता था। मैंने आखिरी बार उस समत निगाह डाली जिधर डोगरा सिपाही गया था। उधर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिपाही कहीं नजर न आया। मैंने रिवॉल्वर हाथ में लिया और दौड़कर तहखाने वाले दरवाजे पर पहुंचा और उसे अंदर को धकेल दिया। दरवाजा खुला था। मैं जल्दी से अंदर चला गया और दरवाजे को उसी तरह आहिस्ता से बंद कर दिया। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आती कि भारत का सबसे बड़ा टॉर्चर सेंटर था और वहां एक एक कदम पर सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता था, मगर खुदा जाने दरवाजा उन लोगों ने बंद क्यों नहीं किया था। मेरे सामने सीढ़ियां नीचे जा रही थी। मेहराबदार छत मेरे सर से कोई 2 फुट ऊंची थी। ऊपर एक कमजोर सी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मैं दीवार के साथ लगकर संभल कर कदम रखता सीढ़ियां उतरने लगा। पत्थरों को जोड़कर ये सीढ़ियां बनाई गई थी। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था छत भी नीचे होती जा रही थी और मेरे सर और छत के दरमियान 2 फुट का फासला बरकरार था। नीचे एक सुरंग नुमा राहदारी थी। मैंने दीवार में से सर निकाल कर दाएं बाएं देखा। नीची छत वाली राहदारी में छत के थोड़े थोड़े फासले पर कमजोर रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे। राहदारी बिल्कुल वीरान पड़ी थी। मैं आगे कदम उठाने ही वाला था कि दूर से कदमों की चाप सुनाई दी। मैं जल्दी से पीछे हो गया, मगर मैं वहां से गुजरने वाले को नजर आ सकता था क्योंकि जीने में रोशनी हो रही थी। पहले सोचा कि जीने के ऊपर भाग जाऊं, फिर सोचा कि ऊपर गया तो भी नजर आ जाऊंगा। मुझे जो कुछ करना था वहीं रहकर करना था। कदमों की चाप करीब आ रही थी। यह भारी जूतों की आवाज थी। कोई संतरी वहां चल फिर कर पहरा दे रहा था। मैं दीवार के बिल्कुल साथ पुश्त लगाकर अलर्ट हो गया। साइलेंसर वाली रिवॉल्वर मेरे सीधे हाथ में था। बूटों की आवाज थप थप कर करीब आ रही थी, फिर बहुत करीब आ गई और उसके बाद मैंने एक वर्दी वाले संतरी को देखा जिसकी कांधे के साथ राइफल लटकी हुई थी और वो इस तरह चल रहा था जैसे इस ड्यूटी से सख्त बेजार हो। उसने मुझे नहीं देखा था। इतना वक्त नहीं था कि मैं उसकी गर्दन तोड़ सकता। वो मुझसे 2 कदम दूर हो गया था और मजीद दूर हो रहा था। मेरा रिवॉल्वर वाला हाथ अपने आप ऊपर उठ गया। मैंने संतरी के सर के पिछले हिस्से का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज पैदा हुई और दूसरे लम्हे डोगरा संतरी मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे रिवॉल्वर की इतनी आवाज नहीं आई थी, मगर जब वो फर्श पर गिरा तो उसकी राइफल भी फर्श से टकराई और शोर पैदा हुआ। मैं अपनी जगह पर इस तरह साकित खड़ा रहा कि हो सकता है आवाज सुनकर कोई दूसरा संतरी वहां आ जाए। 1 मिनट गुजर जाने पर भी जब कोई ना आया तो मैंने दौड़कर संतरी की लाश को एक तरफ दीवार के साथ लगा दिया। उसके बाद मैं राहदारी की दीवार के साथ लगकर आगे खिसकने लगा। मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। मैं 3-4 कदम खिसक कर आगे गया तो एक जगह दीवार से फीकी सी रोशनी बाहर आती दिखाई दी। करीब जाकर देखा तो ये एक कोठरी थी जिसके आगे लोहे का दरवाजा लगा था। कराहने की आवाज उस कोठरी से आ रही थी। मैंने सलाखों में से झांक कर देखा। बड़ा मध्यम सा बल्ब दीवार के साथ जल रहा था। उसकी धुंधली रोशनी में मुझे एक इंसानी हयूला दीवार के आगे सफ पर लेटा हुआ दिखाई दिया। यही आदमी कराह रहा था। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, गुलहान। कराहने की आवाज एकदम रुक गई। इंसानी हयूला उठकर बैठ गया। उसने पूछा, अब क्या बात है? तुम लोग एक बार ही मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते?
मैंने आहिस्ता से कहा, गुल खान, ये मैं हूँ। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो जैसे उस इंसान के बदन में बिजली पैदा हो गई। मैंने गुल खान को उसकी आवाज़ से पहचान लिया था। वो उठकर एक पाँव दबाकर चलता सलाखों के पास आ गया। गुल खान पहचाना नहीं जा रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। गुल खान की जैसे सारी तवानाइयाँ और ताकतें वापस आ गई थीं। कहने लगा, चाबी संतरी के पास हो गई। मैंने देखा कि सलाखों वाले दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैं तेजी से सिपाही की लाश के पास गया, उसकी बेल्ट को देखा। एक जानिब चाबियों का गुच्छा लगा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी उसे खींच कर उतारा और दरवाजे के पास आकर चाबियां लगा लगा कर कुफल खोलने की कोशिश करने लगा। गुल खान ने कहा, अगर तुमने संतरी को हलाक कर दिया है तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा संतरी आने ही वाला होगा। वो चाबी लगाओ। वो गुल खान ने सलाखों में से हाथ बाहर निकालकर गुच्छे में से एक चाबी पर उंगली रखी। मैंने वो चाबी लगाई, दो कुफल खुल गया। गुल खान ने जो मैली कुचैली सी चादर ओढ़ रखी थी वो वहीं फेंकी और बाहर आ गया। मैंने उसे कुछ न कहा और जीने की तरफ तेज तेज कदमों से चला। गुल खान मेरे पीछे पीछे था। हम राहदारी की दीवार के साथ लगकर चल रहे थे। फिर जीना आ गया। हम जीना चढ़कर ऊपर वाले दरवाजे पर आ गए। गुल खान कहने लगा, ऊपर भी संतरी गश्त करता है। मैंने कहा, जब मैं आया था तो मैंने उसे देखा, मगर वो गश्त लगाते हुए उस तरफ गया और फिर वापस नहीं आया। गुल खान ने सरगोशी में कहा, हो सकता है वो सिगरेट बीड़ी पीने की जगह छुप कर बैठा हो। ठहरो, पहले मैं बाहर निकलता हूँ। मैंने कहा, नहीं गुल खान, पहले मैं बाहर जाऊंगा, तुम इसी जगह बैठ जाओ। गुल खान दरवाजे के पास पत्थर के जीने पर बैठ गया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा। मेरा दिल धक से रह गया। दोगरा संतरी 6 से 7-8 कदमों के फासले पर मेरी तरफ चला आ रहा था। मैं दरवाजा आहिस्ता से बंद करके वहीं अंदर की जानिब जीने पर बैठ गया। जब संतरी जरा आगे चला गया तो गुल खान कहने लगा, इसके होते हुए हम यहाँ से फरार नहीं हो सकेंगे। तुम्हारे पास साइलेंसर वाला रिवॉल्वर मौजूद है। इस संतरी को भी फौरन ठिकाने लगा दो, ये बहुत जरूरी है। मैंने रिवॉल्वर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और संतरी के वापस आने का इंतजार करने लगा। वो थोड़ा आगे जाकर वापस पलट गया और भारी कदम रखता चला आ रहा था। मैंने दिल में अल्लाह पाक को याद किया और बाहर की आवाज पर कान लगा दिए। जैसे ही संतरी के कदमों की आवाज दरवाजे के करीब आई, मैंने कराहना शुरू कर दिया। गुल खान घबरा कर एक तरफ हट गया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसे हाथ का इशारा किया कि चुप रहो। मेरे कराहने की आवाज सुनते ही संतरी दौड़कर दरवाजे के अंदर आया। उसने एकदम दरवाजा खोल दिया। कौन हो? मैंने वहीं नीचे जीने पर बैठे बैठे डोगरा संतरी की गर्दन का निशाना लिया और फायर कर दिया। थक की आवाज के साथ ही मेरे रिवॉल्वर की गोली संतरी के हल्क को चीरती हुई निकल गई। वो मुंह के बल सीढ़ियों में गिर पड़ा। मैंने गुल खान से कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, हमें मेन होल में उतरना है। हम आगे पीछे दरवाजे में से निकल आए। मुझे सामने वाले टीले पर जो संतरी पहरा दे रहे थे उनकी तरफ से खतरा था। अगर उनकी नजर इस तरफ पड़ गई या उन्हें इधर थोड़ा सा भी शक पड़ गया कि कुछ हलचल हो रही है, या उन्होंने महसूस किया कि यहाँ जो संतरी पहरा दे रहा था वो नजर नहीं आ रहा, तो वो उसे जरूर आवाज देंगे और जब संतरी की जानिब से कोई जवाब न मिलेगा तो सारा मामला उलट जाएगा। मैं दरवाजे में से निकलते ही बैठ गया। गुल खान अभी तक दरवाजे के अंदर जीने पर ही था। मैंने उसे सरगोशी में कहा, मेन होल सामने है, हम रेंग कर वहां तक जाएंगे। टीले पर पहरा लगा है। मैं जमीन पर लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता मेन होल की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। गुल खान मेरे पीछे रेंगता हुआ चला आ रहा था। मेन होल के पास पहुंचकर मैंने उसका ढक्कन उठाकर एक तरफ रखा और एक तरफ हटकर गुल खान से धीमी आवाज में कहा, नीचे उतर जाओ, दीवार के साथ लोहे की सीढ़ी लगी हुई है। गुल खान पर नकाहत तारी थी। मैंने उसे जरा जरा लंगड़ा कर चलते भी देखा था, लेकिन वो हमारा मास्टर स्पाई था और एक जमाने में उसने भी होशंगाबाद में कमांडो की ट्रेनिंग हासिल की थी। उसका हौसला फरार का रास्ता नजर आने पर बुलंद हो गया था। वो मेन होल में उतर गया। मैंने ऊपर से कहा, नीचे सीमेंट का बड़ा पाइप है, उस पर बैठ जाओ। उसके साथ ही मैं भी मेन होल में उतर गया। अभी मैं मेन होल का आहनी ढक्कन खींचकर ऊपर रख ही रहा था कि टीले की तरफ से किसी सिपाही ने उस संतरी को आवाज दी जो यहाँ गार्ड ड्यूटी पर मुतय्यन था। मैं ढक्कन को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा था, मगर आहनी ढक्कन शायद किसी जगह अटक गया था। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। टीले की जानिब से दूसरी आवाज बुलंद हुई। जब कोई जवाब न मिला तो स्टेन गन का फायर हुआ। मुझे सामने वाली दीवार से गोलियों के टकराने की आवाज आई। नीचे से गुल खान ने पूछा, ऊपर क्या हो रहा है? नीचे क्यों नहीं आते? कुछ आदमियों के दौड़ने भागने की आवाजें आने लगीं। मैं ढक्कन को अपनी तरफ खींच रहा था, मगर ढक्कन जैसे जमीन से चिमट गया था। मेन होल का बंद होना बहुत जरूरी था। उसके खुले रहने का मतलब था कि सिपाही हमें सुरंग के अंदर उतर कर भून सकते थे। मैंने कहा, ढक्कन कहीं फंस गया है। टीले की तरफ से स्टेन गन फायर होने लगी। सिपाहियों की सीटियां बजाने की भी आवाजें आने लगी।